हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। फ्री लेक्चर सीरीज में आज हम लोग चैप्टर 13 यानी चैप्टर 13 पढ़ेंगे, जिसमें स्वास्थ्य एवं रोगों के बारे में जानकारी लेंगे। स्वास्थ्य और रोगों से संबंधित जानकारी लेंगे, ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए और साथ ही साथ अगर यूपीएससी की बात मैं करूं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग डिटेल में डिजीजेस के बारे में यानी कि रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके कॉज के बारे में, वैक्सीन के बारे में और साथ ही साथ यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो भारत सरकार का है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है। तो अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से अगर बात की जाए तो किसी भी इंसान का अगर दैहिक यानी कि उसका जो शरीर है अगर वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, मानसिक रूप से वह स्वस्थ है और सामाजिक रूप से वह स्वस्थ है, तो उसे कहा जाता है कि वो उसका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर है, वो उसका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा है और उसे किसी भी तरीके की समस्या नहीं है। तो अगर WHO की डेफिनेशन के हिसाब से देखें, जिसको 1948 में स्वास्थ्य या आरोग्य की परिभाषा दी गई थी, तो उसमें कहा गया था कि दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना, समस्या विहीन होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। या दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो WHO की 1948 की डेफिनेशन के अनुसार आप अगर मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ हैं, तभी आप स्वस्थ कहलाते हैं। लेकिन ये अगर इनमें से किसी भी चीज में गड़बड़ी हो जाती है, मानसिक रूप से अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, कोई रोग हो जाता है, या शारीरिक रूप से हो जाता है, या सामाजिक रूप से आप किसी भी चीज से प्रभावित होते हैं, तो आप अस्वस्थ हो जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि शारीरिक शारीरिक अस्वस्थता की बात करूं, तो जो शारीरिक अस्वस्थता होती है वो रोगों के कारण होती है। और रोगों को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, अगर उनको हम कैटेगराइज करने की कोशिश करें, तो ये जो रोग होते हैं, खास करके ये जो बच्चों मानव रोग होते हैं, ये मानव रोग दो तरीके के होते हैं बच्चों। एक जन्मजात रोग होता है जिसे कॉन्जेनाइटल डिसीजेस कहते हैं। कॉन्जेनाइटल डिसीजेस का मतलब ये हो जाता है कि आप जब बच्चा पैदा होता है तो उसी वक्त इसको रोग उसी वक्त यानी पैदा होते ही उसको गर्भ से ही वो रोग होता है। तो ऐसे रोगों को जन्मजात रोग बोलते हैं। इसमें बहुत सारे जेनेटिक डिसीजेस यानी कि आनुवांशिक रोग होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, इस तरीके के रोग होते हैं। इसके अलावा जो रोग हम पैदा होने के बाद इस वातावरण से या किसी दूसरे मनुष्य से या किसी दूसरे जानवर से जो है वो मतलब एक्वायर्ड करते हैं यानी उसको लेते हैं, तो ऐसे रोगों को हम लोग अर्जित रोग के नाम से जानते हैं या एक्वायर्ड डिसीजेस के नाम से जानते हैं। एक्वायर्ड डिसीजेस की बात अगर की जाए तो ये दो तरीके की हो सकती है। एक वो डिसीजेस जो कि एक से दूसरे में, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, ऐसी डिसीजेस को कम्युनिकेबल डिसीजेस या संचरणीय रोग के नाम से जाना जाता है। यानी कि जिनका इन्फेक्शन यानी कि जो बैक्टीरिया से फैलती हैं। मान लीजिए मुझे कोई बैक्टीरियल डिसीज है, तो मैं किसी दूसरे को, अगर कोई मेरे दूसरा इंसान मुझसे संपर्क में आता है, अगर मैं ये डिसीज मैं ये बैक्टीरिया उसको ट्रांसफर कर देता हूं, मेरे से बैक्टीरिया निकलकर उसके शरीर में पहुंचकर उसको बीमार कर देता है, तो इस तरीके की जो रोग होते हैं उन्हें कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं या संचरणीय रोग के नाम से जाना जाता है। ये जो संचरण होता है रोगों का, कम्युनिकेशन होता है ये रोगों का, ये दो तरीके का हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। कभी कभी डायरेक्ट यानी कि एक इंसान से मिला और उसके वायरस या बैक्टीरिया दूसरे को ट्रांसफर हो गए, तो वो प्रत्यक्ष संचरणीय रोग कहलाएगा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहलाएगा। और कभी कभी क्या होता है, वेक्टर के द्वारा, वाहकों के द्वारा रोग का संचरण होता है। मतलब कि मच्छर ने किसी मलेरिया के रोगी का खून चूसा और फिर वो मच्छर जो है वो आकर किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में उसने खून चूसा और उसी वक्त उसने मलेरिया के जो परजीवी थे वो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में डाल दिए। तो इस तरीके का जो ट्रांसमिशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन या अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से संचरणीय जो रोग होते हैं, कम्युनिकेबल जो डिसीजेस होती हैं, वो दो तरीके की होती हैं, एक प्रत्यक्ष होती हैं और एक अप्रत्यक्ष होती हैं। तो किसी
किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाना, तपेदिक हो जाना, टीबी हो जाना, किसका उदाहरण है? प्रत्यक्ष संचरी रोगों के अंतर्गत आता है। और अप्रत्यक्ष में जैसे आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया, मलेरिया आता है। इसके अलावा कुछ ऐसे रोग होते हैं जो अर्जित रोग होते हैं, एक्वायर्ड डिसीजेस होती हैं, लेकिन ये जो डिसीजेस होती हैं ये किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती हैं, ये शरीर के अंदर बहुत सारे कारणों से डेवलप होती हैं। और अगर किसी दूसरे के संपर्क में कोई बीमार आदमी है इन बीमारियों से, यानी कि जो असंचरी रोग हैं, अगर इनसे बीमार कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से मिलता है तो वो इस बीमारी को दूसरे में ट्रांसफर नहीं करता है। यानी ऐसे लोग जो कि असंचरी रोगों से ग्रसित होते हैं, उनसे मिलने से, उनके साथ खाने पीने से, उनके साथ जो है वो उनके बिस्तर को शेयर करने से वो रोग एक दूसरे से में नहीं फैलता है। तो ऐसे रोगों को असंचरणीय रोग कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, या पोषक तत्वों से की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो असंचरणीय रोग कहलाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों रोगों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग कैटेगरी के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जन्मजात रोग या कॉन्जेनाइटल डिसीजेस के बारे में बात करेंगे, यानी कि जेनेटिक डिसीजेस के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि कॉन्जेनाइटल डिसीजेस या फिर ऐसी डिसीज जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है, ठीक है, होती है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? जेनेटिक डिसीज। तो ये जो जन्मजात रोग होते हैं, याद रखिएगा बच्चों कि जो जन्मजात रोग होते हैं, जो जन्म के वक्त पर ही एक इंसान को होते हैं, एक बच्चे को होते हैं, ऐसे जो जन्मजात रोग होते हैं उनमें मुख्यतः जन्मजात रोग बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो मुख्यतः जन्मजात रोगों में से एक कैटेगरी आती है उसे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं या आनुवांशिक रोग के नाम से जानते हैं। आनुवांशिक रोग, ठीक है, आनुवांशिक रोगों की अगर बात की जाए तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वो ट्रांसफर होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वो रोग जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफर होते हैं। अब अगर मैं कुछ मुख्य जो है वो जेनेटिक डिसीजेस यानी आनुवांशिक रोगों की बात करूं तो मुख्य आनुवांशिक रोगों में जैसे एक एग्जाम्पल आ जाता है, और वो एग्जाम्पल आ जाता है हीमोफीलिया का। क्या आ जाता है बच्चों? हीमोफीलिया का एग्जाम्पल आ जाता है। अब ये जो हीमोफीलिया का रोग है, ठीक है, ये हीमोफीलिया का रोग है, ये एक ऐसा रोग है जो मनुष्य के शरीर के ये एक आनुवांशिक रोग है। और ये आनुवांशिक रोग में होता क्या है कि जिस इंसान को हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या होता है बच्चों? उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है, नहीं जमता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमाने के लिए विशेष प्रोटीन की आवश्यकता होती है, विशेष प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और जब यह प्रोटीन हमारे शरीर में नहीं बन पाता तो ऐसी कंडीशन में जो है वो ये हीमोफीलिया रोग होता है। इसको थोड़ा सा और विस्तृत से समझें तो ये मानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक होता है, और उन केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र। क्या पाए जाते हैं बच्चों? गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये बने होते हैं डीएनए के, और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये बने होते हैं डीएनए के, और डीएनए के छोटे छोटे जो भाग होते हैं उन्हें हम लोग जीन कहते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे सीधे बात करें, गुणसूत्र के छोटे छोटे भागों को जीन कहते हैं। और ये जो जीन होते हैं बच्चों, ये हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और यही प्रोटीन हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के आनुवांशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। पिछली क्लासेस में मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया था, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में इसको देखना है तो पिछली क्लासेस जो बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई क्लासेस हैं, बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला जो है पार्ट है उसको जरूर डिटेल में देखिएगा तो आपको इसके डिटेल में चर्चा मिलेगी। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में केंद्रक होता है, और ये जो केंद्रक होता है उसमें पाए जाते हैं गुणसूत्र, जिसे इंग्लिश में क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये जो गुणसूत्र होते हैं इनके छोटे छोटे भागों को जीन कहते हैं। और ये जो जीन होता है प्रोटीन बनाता है, और इससे विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में आनुवांशिक लक्षणों का विकास
विकास होता है। तो सीधी सी बात है कि जो ये हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है उनमें वो जीन डिफेक्टेड हो जाते हैं, हमारे शरीर में, हमारी कोशिकाओं में वो जीन डिफेक्टेड हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसकी वजह से रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जब रक्त का थक्का जमाने वाला जो प्रोटीन होता है, रक्त का थक्का जमाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन है वो क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वो जीन खराब हो जाता है जो रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीनों का निर्माण करता है। तो जब जीन खराब तो रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन नहीं बनते, और नहीं बनते तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो मरीज होता है उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इस तरीके से अगर एक बार आपकी बॉडी में कहीं से कट लग गया तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, थक्का जमेगा नहीं और पूरी बॉडी का ब्लड बह जाएगा और इसकी वजह से असामयिक मृत्यु हो जाएगी इंसान की, यानी कि उस पेशेंट की। तो हीमोफीलिया एक गंभीर रोग है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। क्यों नहीं जमता बच्चों? मैंने बताया क्योंकि वो जीन खराब हो जाता है, जिस जीन की वजह से रक्त का थक्का जो है वो जमाने वाले प्रोटीन बनते हैं, और जब वो प्रोटीन नहीं होता तो उसकी कमी की वजह से शरीर में रक्त का थक्का बच्चों नहीं जमता। ठीक है, तो यह हीमोफीलिया का रोग है। हीमोफीलिया का रोग है, यह अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग का है, एक जेनेटिक डिसीज है, क्योंकि इसमें जीन इन्वॉल्व है, जीन की खराबी से यह रोग हो रहा है, इसी वजह से यह अनुवांशिक रोगों की कैटेगरी में आता है। अनुवांशिक रोगों की कैटेगरी में बच्चों ये बीमारी आती है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा, अगर एक रोग की बात करें तो दूसरा रोग होता है आपका सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है बच्चों? सिकल सेल एनीमिया। यह भी एक अनुवांशिक रोग है, एक जेनेटिक डिसीज है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, एनीमिया से सिकल सेल एनीमिया नाम का रोग होता है। अब होता क्या है बच्चों, ये भी एक अनुवांशिक रोग है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारी आरबीसी होती हैं बच्चों, जो हमारी बॉडी में लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो आरबीसी होती हैं, उनका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, बाइकनकेव, यानी इस तरीके से जो है वो उनका आरबीसी का शेप होता है। तो एक नॉर्मल आरबीसी, जो सामान्य आरबीसी हमारे शरीर में पाई जाती है, एक नॉर्मल इंसान की, उसकी आरबीसी का शेप कुछ इस तरीके से होता है। अब इस तरीके से होता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर कुछ जीनों में बदलाव आ जाता है, जीनों में परिवर्तन आ जाता है। तो जीन में परिवर्तन के कारण, ठीक है, जीन में परिवर्तन के कारण, यानी शरीर में वह जीन, ठीक है, कोशिकाओं में वह जीन जो किसी भी आरबीसी के आकार को निर्धारित करता है। देखो मैंने क्या बताया, हमारे शरीर में हर कैरेक्टर को, हर लक्षण को डिसाइड करने वाले जीन हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो जो आरबीसी का, हमारी बॉडी में ये लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इन लाल रुधिर कणिकाओं के आकार को निर्धारित करने के लिए भी कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो लाल रुधिर कणिकाओं के आकार को निर्धारित करने वाला जो जीन होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसमें डिफेक्ट हो जाता है, और उसकी वजह से आरबीसी का शेप जो है ऐसा नॉर्मल ना रहकर इस शेप का हो जाता है। यानी एक तरीके से आप अगर देखें तो यह हंसिये के आकार का हो जाता है, हंसिये के आकार का हो जाता है। तो इस तरीके का जो हंसिये के आकार का हो जाता है, और हंसिया को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो सिकल बोलते हैं। तो ये सिकल आकार का हो जाता है, हंसिये के आकार का ये आरबीसी का शेप हो जाता है। और जब ये आरबीसी का शेप हंसिये के आकार का हो जाता है बच्चों, हंसिये के आकार का हो जाता है, तो होता क्या है कि नॉर्मल आरबीसी में एक विशेष प्रोटीन, नॉर्मल जो आरबीसी होती है बच्चों, उसमें एक विशेष प्रोटीन मौजूद होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है बच्चों, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो आरबीसी की सरफेस पर पाया जाता है। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है करता क्या है हमारे शरीर में, ये हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं तक, फेफड़ों से ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं तक, और हमारी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को बांधकर हमारे फेफड़ों तक लाने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन होता है मेरे प्यारे बच्चों जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से ले जाकर हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और हमारी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को बांधकर
हमारे फेफड़ों तक ले आता है, ठीक है, ले आता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये पाया कहां जाता है? आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, ठीक है, आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। लेकिन जब जीन में परिवर्तन हो जाता है और पेशेंट के शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का जो शेप होता है वो जब सिकल आकार का हो जाता है, हंसिए के आकार का हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन का नंबर जो आरबीसी की सतह पर होता पाया जाता है उसका नंबर कम हो जाता है, ठीक है। इसमें आरबीसी पे इस तरीके का शेप होता है आरबीसी का, तो हीमोग्लोबिन का नंबर ज्यादा यह होता है, यानी कि ऐसी आरबीसी जो इस शेप की होती है, बाइकनकेव शेप की होती है, ये ज्यादा से ज्यादा अपने साथ हीमोग्लोबिन कैरी करती है। लेकिन जब बीमारियों में सिकल आकार का हो जाता है, यानी जिस इंसान के जीन में, जिस इंसान के शरीर की कोशिकाओं में जीन में परिवर्तन के कारण आकार जो है आरबीसी का इस आकार में हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, आरबीसी का आकार इस तरह से बदलने के कारण हीमोग्लोबिन का जो कैरिंग कैपेसिटी है, यानी कि जिसकी जो वहन क्षमता होती है इस आरबीसी की बहुत कम हो जाती है। यानी अगर अल्टीमेटली बात करें तो ऐसी आरबीसी पर जिसका आकार सिकल आकार का होता है उसमें हीमोग्लोबिन का नंबर कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन की वहन क्षमता कम हो जाती है, और जब हीमोग्लोबिन की वहन क्षमता कम हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट सही ढंग से नहीं हो पाता, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट सही ढंग से नहीं हो पाता, और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर जो पेशेंट होता है उसका शरीर जो है वो उसकी सांसें फूलने लगती हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके शरीर में कमजोरी देखी जाती है, बुखार देखा जाता है, जोड़ों में दर्द देखा जाता है, शरीर पीले आकार का हो जाता है। तो इस और कभी-कभी उस मनुष्य की या उस पेशेंट की जान चली जाती है। तो इस तरीके की बीमारी को सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो हीमोग्लोबिन का क्योंकि नंबर इसमें कम हो जाता है, और याद रखिएगा जब आप लोग कॉमनली देखते होंगे कि हीमोग्लोबिन का नंबर जब किसी के ब्लड रिपोर्ट आती है तो किसी के ब्लड रिपोर्ट में जब हीमोग्लोबिन का नंबर कम होता है तो कहते हैं कि यार हीमोग्लोबिन इनका 8 हो गया है, इनको एनीमिया हो गया है, एनीमिया हो गया है। तो जब हीमोग्लोबिन का नंबर कम होता है हमारे शरीर में तो उसे एनीमिया कहते हैं। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जो आरबीसी का शेप है वो सिकल आकार का हो गया है, हंसिए के आकार का हो गया है। तो हंसिए के आकार के होने की वजह से हीमोग्लोबिन का नंबर क्योंकि कम हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया। इस बीमारी को क्या बोला जाता है बच्चों? सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। सिकल सेल एनीमिया के नाम से इस बीमारी को जाना जाता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन का नंबर सिकल आकार की आरबीसी होने के कारण होता है। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि ये जो बीमारी हो रही है वो भी जीन में परिवर्तन के कारण हो रही है, जेनेटिक जीन में परिवर्तन के कारण हो रही है, इसी वजह से इस बीमारी को क्या बोलते हैं बच्चों? जेनेटिक डिसीज की कैटेगरी के अंतर्गत लाते हैं, आनुवांशिक रोगों के कैटेगरी के अंतर्गत लाते हैं, और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर भी करती है। ठीक है बच्चों, तो ये एक तरीके का आनुवांशिक रोग है। इसके अलावा एक रोग होता है बच्चों जिसे हम लोग डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ये भी एक आनुवांशिक रोग है। इसमें होता क्या है, हमारे शरीर में पाए जाते हैं गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं आपको पता ही होगा, 46 नंबर में गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 पेयर में, यानी 23 जोड़े, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर एक इंसान के अंदर 46 गुणसूत्र पाया जाता है तो वो नॉर्मल सामान्य इंसान होता है, लेकिन अगर 46 से ज्यादा किसी वजह से गुणसूत्र बन जाए या 46 से कम गुणसूत्र बन जाए तो ऐसी कंडीशन में जो इंसान होता है उसको आनुवांशिक रोग हो जाता है। तो ऐसा ही इस केस में होता है, और इस रोग को हम लोग डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? डाउन सिंड्रोम के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये जो डाउन सिंड्रोम नाम का रोग है इसमें क्या होता है, जो 21वां जोड़ा होता है, कितने जोड़े होते हैं हमारे शरीर के अंदर? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इसमें जो 21वां जोड़ा होता है उसमें 2 जोड़े में हमेशा कितने गुणसूत्र बनते हैं? 2 बनते हैं, लेकिन इसमें 3 बन जाते हैं। क्या होता है? जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक जो है वो कह सकते हैं कि आनुवांशिक जो है वो विकारों की वजह से जो 2 गुणसूत्र बनने चाहिए थे, 2 गुणसूत्र बनने चाहिए थे, 2 की जगह पर 3 बन जाते हैं। इसे बोला जाता है ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर क्रोमोसोम, यानी कि जो गुणसूत्र का नंबर 2 बनना चाहिए था वो गलती से 3 बन जाता है। और जब किसमें होता है? 21वें जोड़े में। तो 21वें जोड़े में 2 ना बनकर 3 गुणसूत्र बन जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में जो रोग होता है उसे डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ऐसा बच्चा
जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होकर जब उसका बच्चे का जन्म होता है, ऐसा बच्चा जिसके शरीर में ये गड़बड़ी हो जाती है, तो जो बच्चा जन्म लेता है उसका जो शरीर का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, यानी मंगोलाइड शेप का हो जाता है। साथ ही साथ ये इसका जो मानसिक जो विकास होता है वो धीमा हो जाता है, साथ ही साथ शारीरिक विकास भी काफी धीमा हो जाता है। इसके अलावा ऐसे बच्चों को हार्ट डिसीजेस यानी हृदय में छेद या हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं, इनका नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाता है और कभी कभी कोई एक उम्र आने के बाद इनकी मौत भी हो जाती है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे कहा जाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे कहा जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 21वें जोड़े में क्या होता है कि जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से जहां पर जोड़े में 2 गुणसूत्र बनने थे वहां पे 3 गुणसूत्र बन जाते हैं और इसे ट्राइसोमी कहा जाता है। इसके अलावा एक अनुवांशिक रोग जो काफी मशहूर है और उसे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो पुरुषों को होता है। किसको होता है बच्चों? ये पुरुष को होने वाला रोग है। इसमें होता क्या है कि जैसे माना यह जाता है कि हमारा जो शरीर होता है उसमें 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो पुरुष में यानी पुरुष में और महिला में, यानी मान लीजिए ये पुरुष है तो इस पुरुष में और साथ ही साथ महिला में जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, मान लीजिए ये महिला हो गई तो 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं पुरुष और महिला में, यानी 1 से लेकर 22वें जोड़े तक पुरुष और महिला में क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, समान होते हैं। तो 22 जोड़े गुणसूत्र पुरुष और महिला में क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, 23rd पेयर गुणसूत्र का होता है, वो थोड़ा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। यानी पुरुषों में क्या होता है कि 44 पुरुषों में क्या होता है, जो 23वां जोड़ा होता है बच्चों वो XY होता है, उसे XY के नाम से डिनोट करते हैं। और जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर XX गुणसूत्र पाया जाता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो 22 जोड़े यानी कि 44 प्लस XX पाया जाता है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर पाया जाता है 44 प्लस XY पाया जाता है पुरुष के अंदर, और 44 प्लस XX पाया जाता है महिला के अंदर पाया जाता है। ये याद रखिएगा। तो 22 जोड़े यानी ये 44 पुरुष महिला में समान है, लेकिन ये जो 23वां जोड़ा होता है पुरुष में XY होता है और महिला में XX होता है। तो इस बीमारी के अंदर क्या होता है बच्चों? इस बीमारी क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो पुरुष होता है उस पुरुष के शरीर में जो ये जो 23वां जोड़ा होता है उसमें नॉर्मली पुरुष के अंदर XY नाम का गुणसूत्र XY गुणसूत्र बनना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो जाता है जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से एक X क्रोमोसोम और बन जाता है और फाइनली इसका जो कॉम्बिनेशन हो जाता है वो XXY हो जाता है, XXY हो जाता है। ठीक है, तो इसमें XXY बन जाता है, यानी कि नॉर्मल जो पुरुष होता है उसमें 44 प्लस XY होता है, जबकि जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम नाम की बीमारी से ग्रसित बच्चे होते हैं उनके अंदर ये गुणसूत्र के जो नंबर होते हैं वो X44 प्लस XXY यानी कुल मिलाकर इसमें 46 गुणसूत्र ना पाकर बल्कि 47 हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में ये जो पुरुष होता है, ये जो लड़का होता है, इसके अंदर एक वक्त के बाद फीमेल फीचर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। उसके शरीर में जो है वो स्तन ग्रंथियों का विकास शुरू हो जाता है, जिसे गायनिकोमेस्टिया नाम की बीमारी कहा जाता है, गायनिकोमेस्टिया नाम के सिम्टम्स कहा जाता है, जिसमें पुरुष के अंदर जो है वो महिला जैसे स्तनों का विकास शुरू हो जाता है। साथ ही साथ इसका जो शरीर होता है वो बिल्कुल जो है वो उसमें किसी भी तरीके के पुरुष के जो लक्षण होते हैं वो नहीं नजर आते हैं। जैसे पुरुषों के अंदर मुस्टैचेस यानी कि मूछें आ जाती हैं, एक उम्र के बाद दाढ़ियां आती हैं, या इस तरीके के जो भी मैस्कुलिन फीचर होते हैं, मर्दाना फीचर होते हैं, वो इसके अंदर नजर नहीं आते हैं। साथ ही साथ इसका मानसिक और शारीरिक विकास तो ठीक होता है बट लेकिन मानसिक विकास काफी धीमा होता है। साथ ही साथ ऐसे जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं जैसे लक्षण उनके अंदर देखे जाते हैं। तो ऐसी बीमारी को, ऐसी जेनेटिक डिसीज को क्या बोलते हैं? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी ही कुछ स्थिति होती है टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम जो बीमारी होती है बच्चों, ये महिलाओं को होती है, पुरुषों को नहीं होती है। महिलाओं को होती है, पुरुषों
पुरुषों को नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि वही 23rd पेयर क्रोमोसोम में, मैंने आपको क्या बताया, किसी भी महिला के अंदर 23rd पेयर क्रोमोसोम में XX क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें ये महिला के अंदर मतलब 44 प्लस XX होना चाहिए, लेकिन ये इसमें से एक X क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और जब ये एक X डिलीट हो जाता है तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है 44 प्लस X का हो जाता है। यानी कि नॉर्मली इंसान के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है सिर्फ 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 44 और प्लस X पाया जाता है, यानी एक X की कमी हो जाती है। एक X की क्या हो जाती है बच्चों, यहां पर कमी हो जाती है। तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं इनके अंदर जो फीमेल फीचर होते हैं, यानी जो महिला वाले जो फीचर होते हैं कि एक उम्र के बाद उनके अंदर स्तन ग्रंथियों का विकास होना, या फिर उनका शर्मीले स्वभाव का होना, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, मासिक स्राव या मासिक धर्म का होना, या उनके अंदर जो है वो ओवुलेशन होना, यानी अंडाणुओं का मतलब निर्माण होना, ये सब जो फीचर एक सामान्य महिला के होते हैं वो इनके अंदर नहीं देखे जाते हैं। और फाइनली ऐसी जो महिलाएं होती हैं वो मतलब न कभी भी वो महिलाओं का जो सुख होता है, यानी महिला बनने का जो सुख होता है उसको भी नहीं ले पाती, साथ ही साथ ना बच्चों को जन्म दे पाती हैं, और इनको हार्ट डिसीज भी होती है, यानी कि हृदय रोग भी होता है, और कभी कभी कुछ केसेस में इनकी मौत भी हो जाती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी इनका सही नहीं होता, और मानसिक रूप से ये बहुत धीमे इनका विकास होता है, मानसिक विकास भी इनका धीमे होता है। तो ये जो है बीमारी जो है ये भी एक जेनेटिक डिसीज है, ये टर्नर सिंड्रोम कहलाती है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये आपको जेनेटिक डिसीज यानी टर्नर सिंड्रोम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैंने कुछ मुख्य जो है वो आप लोगों को बीमारियों के बारे में, जेनेटिक डिसीज जो कि हम लोगों के अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है उसके बारे में हम लोगों ने बताया। एक बीमारी और होती है वो भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, और उसे हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, वर्णांधता बोलते हैं या कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस या क्या बोलते हैं, वर्णांधता, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णांधता के नाम से भी जाना जाता है, वर्णांधता, ठीक है, वर्णांधता नाम की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो पेशेंट होता है उसको कलर की पहचान नहीं हो पाती, वो लाल हरे में डिफरेंस नहीं कर पाता, ये भी एक अनुवांशिक रोग है, वर्णांधता जिसे बोलते हैं या कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। ये भी रोग अनुवांशिक होता है, और ऐसा जो रोग होते हैं कलर ब्लाइंडनेस का जो रोग होता है ये भी जो है वो हमारे गुणसूत्रों में पाई जाने वाले जीनों में डिफेक्ट की वजह से होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस जिसमें आप रंगों की पहचान नहीं कर पाते उन्हें वर्णांधता का नाम का रोग बोलते हैं। ये रोग होता है, ये भी एक जेनेटिक डिसीज है। ये जो जेनेटिक डिसीज होती है वो हमारे जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, चाहे वो पुरुष के अंदर पाए जाए चाहे वो महिला के अंदर पाए जाएं, पुरुष के अंदर XY पाया जाता है, फीमेल के अंदर XX पाया जाता है। तो पुरुषों के अंदर या महिलाओं के अंदर जो XX क्रोमोसोम मौजूद होते हैं उन्हीं के ऊपर मौजूद एक जीन होता है, उसमें डिफेक्ट के कारण होता है। तो X गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों में डिफेक्ट के कारण जो है वो कलर ब्लाइंडनेस नाम की अनुवांशिक रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता नाम का रोग होता है। तो अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वर्णांधता जो या कलर ब्लाइंडनेस के जो रोग होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस का जो अनुवांशिक रोग है उसके जो डिफेक्टेड जीन है, खराब जीन है, वो कहां पाए जाते हैं, तो आप बताइएगा कि एक्स क्रोमोसोम पर, एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने जो आपको पहले बताया हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया का जो रोग है ये भी एक्स क्रोमोसोम से यानी इस हीमोफीलिया में का जो रोग है इसमें भी जो जीन खराब होता है, ये जीन कहां पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र पर ही पाया जाता है। तो चाहे हीमोफीलिया बात की जाए चाहे कलर ब्लाइंडनेस की बात की जाए, दोनों रोगों के जो डिफेक्टेड जीन होते हैं, खराब जीन होते हैं जिनकी वजह से ये रोग होता है, वो एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। और ये एक्स क्रोमोसोम जो है वो पुरुषों और महिलाओं दोनों में पाया जाता है, ठीक है, दोनों में पाया जाता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ मुख्य बीमारियां मैंने आपको जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो जन्मजात रोग होते हैं, कंजेनाइटल होते हैं। अब हम लोग अर्जित रोगों
यानी एक्वायर्ड डिसीजेस पर बात करेंगे। एक्वायर्ड डिसीजेस यानी कि जो हम जन्मजात नहीं होती हैं, लेकिन जब हम पर्यावरण के या किसी मनुष्य के संपर्क में आते हैं तब ये बीमारी हमारे शरीर में फैलती है। तो ऐसे जो रोग होते हैं उन्हें एक्वायर्ड डिसीजेस, अर्जित रोग बोलते हैं, जिनमें से पहली होती है संचरणीय रोग यानी कम्युनिकेबल डिसीजेस। ऐसी डिसीजेस जो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती हैं, ऐसी डिसीजेस को हम लोग कम्युनिकेबल डिसीजेस या संचरणीय रोग के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, संचरणीय जो रोग होते हैं उनमें बहुत तरीके के रोग हो सकते हैं। जीवाणुओं से होने वाले रोग, ठीक है, जीवाणुओं से होने वाले रोग, इसके अलावा विषाणुओं से होने वाले रोग होते हैं। इसके अलावा जो है ऐसे जो रोग होते हैं वो फंगस यानी कि कवक से होने वाले रोग। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जिनसे ये संचरणीय रोग यानी कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज होती हैं। तो एक पूरी लिस्ट है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी किस जीवाणु से या विषाणु से होती है। तो मैं यहां पर उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूं एग्जैक्टली। तो जीवाणु जनित रोगों की अगर मेरे प्यारे बच्चों बात की जाए तो सबसे पहले जैसे एक रोग होता है जिसे हम लोग काफी चर्चित, काफी जो है रूबरू होते हैं, अक्सर होते हैं। ये मैं इस वक्त जो रोग बता रहा हूं ये जीवाणुओं से जनित रोगों के बारे में बता रहा हूं, फिर विषाणुओं से, फिर कवक से, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। तो अगर मैं शुरुआती दौर की संचरणीय रोगों की बात करूं, कम्युनिकेबल डिसीजेस की बात करूं, तो कम्युनिकेबल डिसीजेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कम्युनिकेबल डिसीजेस में सबसे पहले मैं जीवाणुओं से जनित जो रोग हैं यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में बात कर रहा हूं। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में जो सबसे पहला जो रोग है उसे हम टाइफाइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों जानते हैं? टाइफाइड के नाम से जानते हैं। बहुत मशहूर रोग है, टाइफाइड कहलाता है। ये जो टाइफाइड नाम का रोग होता है बच्चों, ये जीवाणुओं से होने वाला रोग होता है और ये एक, इसे मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। और ये जो जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी नाम के जो बैक्टीरिया होता है उससे होने वाला रोग जो है वो क्या कहलाता है? मियादी बुखार, या हम उसे टाइफाइड के नाम से जानते हैं, जिनमें 10 से 15 दिनों तक लगातार बुखार आता है, साथ ही साथ वॉमिटिंग महसूस होती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है और खास करके छोटे बच्चों में ये सीवियर हो जाता है। इसके अलावा एक रोग होता है बच्चों कुष्ठ रोग, या उसे लेप्रोसी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लेप्रोसी कहते हैं या कुष्ठ रोग बोलते हैं, ठीक है, कुष्ठ रोग बोलते हैं। तो ये कुष्ठ रोग भी एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है बच्चों, और ये जिस मतलब बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या नाम है बच्चों? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अगर मैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री की बात करूं तो ये जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो नर्वस सिस्टम होता है ये उसको अफेक्ट करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को ये बीमारी अफेक्ट करती है। और जब किसी को लेप्रोसी हो जाती है यानी कुष्ठ रोग हो जाता है तो उसकी बॉडी पे सफेद सफेद चकत्ते बन जाते हैं, और फिर उन चकत्तों में अगर आप पिन भी छुपाएंगे तो पता नहीं चलता, क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन को ले जाने वाली जो नर्व होती है यानी जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है वो खराब हो जाती है। तो वहां पर किसी भी दर्द का एहसास नहीं होता और फिर धीरे धीरे वो जगह सड़ने लगती है, हाथ पैर सड़ने लगते हैं, आंखों को ये प्रभावित करता है ये रोग, और फिर बहुत ही खतरनाक रूप ये ले लेता है। लेकिन बहुत सारी अब जो है इसका जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है, ठीक है, बहुत सारी मल्टी ड्रग थेरेपी इस केस में दी जाती हैं और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसके अलावा एक रोग होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया ये भी एक बैक्टीरिया से होता है, कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थरी नाम के बैक्टीरिया से ये रोग होता है। इसमें बच्चों के गले में एक जाल सा पड़ जाता है, सीने में जकड़न होती है, खांसी आती है, बुखार होता है, इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं डिप्थीरिया के केस में। इसके अलावा काली खांसी एक रोग होता है, जिसको ये एक तरीके के बैक्टीरिया से होता है जिसे हम लोग हेमोफिलिस पर्ट्यूसिस नाम की का बैक्टीरिया होता है, उससे ये रोग होता है। इसमें जो खांसी आती है, बलगम आता है, खांसी इस तरीके से आती है जो लगातार पूरी रात भर या पूरे दिन भर जो है लगातार खांसी आती जाती है, और साथ ही साथ ये भी बहुत ज्यादा सीवियर रूप ले सकता है अगर सही समय पे इलाज ना किया जाए। तो काली खांसी जो रोग होता है वो हेमोफिलिस पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसके अलावा निमोनिया में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? निमोनिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो निमोनिया के अंदर जो होता है उसमें फेफड़े जो होते हैं, उन फेफड़ों में जो है एक लेयर होती है, हमारी बॉडी में जो फेफड़े होते हैं उनमें एक लेयर पाई जाती है, और उन लेयर के बीच में जो है वो एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, फ्लूइड भरा होता है जिसे हम लोग प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लूरल फ्लूइड के नाम से या प्लूरल
तरल के नाम से जानते हैं, तो ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड होता है, ये इन्फेक्शन हो जाता है, यानी निमोनिया का इन्फेक्शन होता है। निमोनिया का इन्फेक्शन कई वजह से हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो एक बैक्टीरिया होता है डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी। तो डिप्लोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया जब हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है तो इसके अंदर जो प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जो तरल भरा होता है, इस पतली सी लेयर के अंदर, फेफड़ों के चारों तरफ एक लेयर होती है उसके अंदर, तो ये प्लूरल फ्लूइड जो है इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो फेफड़े में पानी आ जाता है और फाइनली ये पानी दबाव डालता है फेफड़ों के अंदर, जिसकी वजह से सांस में लेने में दिक्कत होने लगती है, समस्या होने लगती है और कभी कभी सांस या दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। तो निमोनिया एक गंभीर बीमारी है। निमोनिया ये एक बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनी की वजह से होता है और फेफड़ों में पानी इस कंडीशन में बढ़ जाता है। इसके अलावा सिफिलिस नाम का रोग है, ये एक प्रकार का एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, यानी कि जब किसी से हम सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, अगर हम जो है प्रिकॉशंस नहीं लेते, हम कॉन्डम नहीं पहनते या हम साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक इंसान से दूसरे इंसान में ये बीमारी जो है वो ट्रांसफर होती है। नाम क्या है? सिफिलिस। और ये जो बीमारी होती है ये भी एक बैक्टीरिया से ट्रांसफर होती है, यानी बैक्टीरिया के कारण होती है। बैक्टीरिया का नाम ट्रेपोनेमा पालिडम के नाम से जाना जाता है। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है बच्चों? ट्रेपोनेमा पालिडम नाम का बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये एक प्रकार की एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, यानी सेक्स की वजह से, ठीक है, यानी कि यौन संबंध बनाने के कारण जो है एक दूसरे में फैलने की संभावना इसमें ज्यादा होती है, ठीक है। एक बीमारी होती है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस ये भी एक बैक्टीरिया की बीमारी है। निसेरिया मेनिनजाइटिस नाम के एक बैक्टीरिया से होती है। इसमें क्या होता है बच्चों जो हमारा ब्रेन होता है, उस ब्रेन की जो लेयर्स होती हैं, उनमें ब्रेन को कवर करने वाली लेयर होती हैं जिसे मेनिंजिस कहते हैं। उन्हीं मेनिंजिस में स्वेलिंग आ जाती है, यानी कुल मिलाकर हमारे जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, उसमें सूजन हो जाती है इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, और इसे मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी कहते हैं। तो ये एक प्रकार के बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया का नाम निसेरिया मेनिंजाइटिस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक रोग होता है बच्चों तपेदिक, यानी कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जाना जाता है। और ये जो तपेदिक रोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी फेफड़ों को अफेक्ट करता है, तपेदिक रोग, और इसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसी नाम के बैक्टीरिया से होता है। और इस रोग से होने की वजह से हमारे फेफड़ों में स्वेलिंग, फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे एक तरीके से कह सकते हैं कि एक मतलब स्कार्स बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं। और ये जो घाव बन जाते हैं, इन्हीं से ये जो हमारे फेफड़ों में घाव बन जाते हैं, ये बैक्टीरिया घाव बना देता है। इसी की वजह से हमें खांसी आती है, धीमा बुखार आता है। बहुत तेज बुखार जो है टीबी के केस में नहीं आता, धीमा बुखार आता है, खांसी आती है, जो वेट लॉस है, ठीक है, बहुत तेजी से होता है। और साथ ही साथ कुछ वक्त के बाद खांसी के साथ बलगम भी आता है, और बलगम के साथ साथ कुछ दिनों के बाद खून भी आना शुरू हो जाता है, मुंह से खून भी आना शुरू हो जाता है। और अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो इससे मौत भी हो सकती है। तो टीबी एक गंभीर बीमारी है। टीबी के बारे में, तपेदिक के बारे में मैं अगर आप लोगों को बात बताऊं तो दुनिया में जो तपेदिक रोग है उसका जो कैपिटल कहा जाता है, उसकी जो कैपिटल कही जाती है वो भारत को कहा जाता है। भारत में तपेदिक के दुनिया में सबसे ज्यादा रोगी पाए जाते हैं। इसी तरीके से कुष्ठ रोग मैंने आपको बताया, कुष्ठ रोग के भी जो मरीज होते हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में ही पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद प्लेग नाम की बीमारी है, अब तो नहीं होती है, पहले होती थी। एक बैसिलस पेस्टिस नाम का जो बैक्टीरिया है वो उसको कॉज करता है, और ये एक छोटे छोटे कीड़े होते थे जिन्हें हम पिस्सू कहते थे। उसी पिस्सू के अंदर ये बैक्टीरिया होता था, और ये पिस्सू जो है जब काटता था तो ये बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाता था, और फाइनली इससे जो है बुखार आना और साथ ही साथ शरीर में बहुत सारे जो है वो सिम्टम्स दिखाई पड़ते थे, और इससे बहुत लोगों की मौत होती थी। अब तो नहीं होता है, लेकिन एक जमाने में जब आजादी से पहले जो है वो लाखों लोगों की मौत जो है वो प्लेग से हो जाया करती थी। इसके अलावा हैजा मतलब कॉलेरा आपने सुना होगा, ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है। विब्रियो कॉलेरी नाम
नाम के बैक्टीरिया से होती है। और इसमें क्या होता है, दूषित पानी, दूषित खाने को लेने की वजह से खास करके 5 साल से छोटे बच्चों को यह बीमारी होती है, जिसे हैजा या कॉलेरा के नाम से जानते हैं। विब्रियो कॉलनी नाम के बैक्टीरिया से होती है। और जब यह रोग होता है तो फिर बच्चे में जो है लूज मोशंस होते हैं, साथ ही साथ उसकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। इसके अलावा उसके वॉमिटिंग उसको महसूस होती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है और सही समय पर इलाज ना मिलने की वजह से मौत हो सकती है। इसके अलावा एक बीमारी होती है टिटनेस। टिटनेस जो है वो बैसिलस टिटनी नाम के बैक्टीरिया के कारण होती है। ये जो बैक्टीरिया होता है, जो टिटनेस का बैक्टीरिया होता है, ये जमीन में, मिट्टी में पाया जाता है। एक हम लोग सुनते हैं कि वो जंग लगे लोहे में पाया जाता है, मूर्छे लगे लोहे में पाया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। कहीं पर भी अगर मिट्टी है तो मिट्टी में इसके बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। और मिट्टी में अगर आपको कोई चोट लगती है या कोई घाव लगता है, अगर उसमें मिट्टी जो है, मिट्टी एक्सपोज हो जाती है, मिट्टी लग जाती है, तो हो सकता है अगर मिट्टी में वो बैक्टीरिया है तो टेटनस कॉज कर सकता है। तो सिर्फ लोहे लगने की वजह से ये नहीं होता है, बल्कि जो है वो मिट्टी में कहीं पर भी अगर आपका कोई घाव एक्सपोज हो रहा है तो वहां पर आपके अंदर ये संभावना है कि आपको क्या हो सकता है, टेटनस हो सकता है। टेटनस के वैक्सीन वगैरह अवेलेबल है। और टेटनस में क्या होता है कि पूरा शरीर में जब अगर टेटनस फैल गया तो पूरा शरीर अकड़ जाता है, गला वगैरह जो है वो स्टिफ हो जाता है और फाइनली जो है पूरी बॉडी जो है वो ट्विस्ट करने लगती है, यानी मरोड़ उत्पन्न होने लगता है पूरे शरीर के अंदर और बहुत ही दर्दनाक मृत्यु होती है। ठीक है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट बीमारी है गोनोरिया। गोनोरिया भी एक तरीके के जो है एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, यानी कि यौन संबंध स्थापित करने की वजह से यह बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होती है। ठीक है, होती है। और ये एक बैक्टीरिया से होती है जिसे नाइसेरिया गोनोरियाई नाम के बैक्टीरिया के नाम से इसे जाना जाता है। तो नाइसेरिया गोनोरियाई नाम के बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ठीक है, अनुवंश यौन संबंध बनाने की वजह से अगर साफ सुथरा या प्रिकॉशन ना लिए जाए तो एक इंसान के से दूसरे इंसान में फैलती है। ठीक है, तो बच्चों बैक्टीरिया से होने वाली जो डिसीजेस हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया, सारी के सिम्टम बता दिए, सारे के जो है वो कॉजिंग फैक्टर यानी कि बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जितना मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूं इतना अगर आपने नोट कर लिया है, इतना आपने लिस्ट बना ली है, ये लिस्ट आपको पीडीएफ की फॉर्म में जो है वो हमारे एप्लीकेशन पे भी मिल जाती है। उसके अलावा मेरा जो उसमें टेलीग्राम चैनल है सलीम सर यूपीएससी के नाम से, उसमें भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपने कर लिया, मोर देन सफिशिएंट है। इनमें से क्वेश्चन जो आएंगे वो डायरेक्टली आप तक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत अच्छे से इसके नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो एक कोशिकी होता है। एक कोशिकी का मतलब एक कोशिका, जैसे अमीबा आप लोग सुनते होंगे, बचपन में पढ़ा होगा अमीबा के बारे में। तो अमीबा जैसे जो जीव होते हैं उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। तो प्रोटोजोआ यानी कि अमीबा जैसे जो जीव होते हैं उनसे होने वाला रोग प्रोटोजोआ से जनित रोग कहलाता है। तो कुछ रोग होते हैं जैसे निद्रा रोग होता है। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा पैलिडम नाम के अमीबा से होता है। ट्रिपैनोसोमा नाम के जो है वो आपके प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, इसमें जो है वो स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है शरीर कमजोर हो जाता है, नींद बार बार आती रहती है, इंसान जो है वो थका हारा महसूस करता है, बुखार आता है और बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पेचिस जो है वो भी एक बीमारी जिसे हम लोग पेचिस नाम की बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है कि जब लूज मोशंस होते हैं तो लूज मोशन बड़े पेट के दर्द के साथ होते हैं, और जब लूज मोशन होता है तो लूज मोशन के साथ म्यूकस मतलब पतला सा जो एक वाइटिश कलर का लिक्विड जो है वो हमारी जो पॉटी होती है, हमारा जो वो होता है लूज मोशंस होता है उनके साथ निकलते हैं, तो उसे हम लोग पेचिस कहते हैं। और ये जो पेचिस होती है ये एक तरीके के अमीबा यानी कि एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है, जिसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका नाम के अमीबा के कारण ये जो है पेचिस नाम का रोग होता है। कभी कभी यही एंटमीबा हिस्टोलिटिका हमारे पेट में घाव कर देता है, जिसकी वजह से हमारे
हमारे जो लूज मोशंस होते हैं, हमारी जो पॉटी होती है उसके साथ खून भी आना शुरू हो जाता है, तो उसे हम लोग खूनी पेचिश के नाम से जानते हैं, खूनी पेचिश के नाम से जाना जाते हैं, तो ब्लडी डिसेंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो मलेरिया रोग होता है बच्चों, मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर सिर्फ वाहक होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोटोजोआ जिसे प्लाज्मोडियम बोलते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम नाम का एक अमीबा होता है, एक प्रोटोजोआ होता है, उस प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ को जो है वो एक मच्छर जो है वो कैरी करता है। कोई स्वस्थ मनुष्य, कोई अस्वस्थ मलेरिया से पीड़ित मनुष्य है, उसके शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ पाया जा रहा है, तो जो मच्छर होता है जब उसके ब्लड को चूसता है तो वो प्लाज्मोडियम उसके पेट में चला जाता है, और फिर जब जाकर वो दूसरे मनुष्य को काटता है तो उसकी बॉडी में वो प्लाज्मोडियम छोड़ देता है और फाइनली उसको भी मलेरिया हो जाता है। तो मलेरिया जो रोग होता है वो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और इसका जो कैरियर होता है, इसका जो वाहक होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में वाहन करने का काम करता है, वो करता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, यानी कि जो मादा जो एनाफ्लीज मच्छर है वो इसका वेक्टर कहलाता है, इसका वाहक कहलाता है। इसमें क्या होता है, मलेरिया में सर्दी देकर, शाम को सर्दी देकर बुखार आता है, बहुत तेज से बुखार आता है, पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग महसूस होती है, शरीर कमजोर हो जाता है और बहुत ही गंभीर स्थिति कभी कभी बन जाती है। इसके अलावा बच्चों पायरिया की अगर बात की जाए तो मसूड़ों में सूजन आ जाना, मसूड़ों में खून निकलना, ये एक पायरिया के सिम्टम होते हैं, पायरिया के लक्षण होते हैं। पायरिया दांतों और मसूड़ों से जुड़ा हुआ रोग है, जिसमें दांत और मसूड़ों से लगातार खून बहता है, उसमें दर्द होता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसे पायरिया नाम की बीमारी कहते हैं, और ये एंट अमीबा जिंजिवेलिस नाम के प्रोटोजोआ की वजह से होती है। तो एंट अमीबिया जिंजिवेलिस नाम के प्रोटोजोआ की वजह से ये पायरिया नाम का रोग होता है, ठीक है। काला आजार जो बीमारी होती है वो भी एक प्रोटोजोआ से होती है, और इसे लेशमैनिया डोनाबनी नाम के प्रोटोजोआ की वजह से होती है। इसमें भी क्या होता है, शरीर में के जो अंग होते हैं, आंतरिक अंग जो होते हैं, यानी लिवर होता है, किडनी होती है, पेंक्रियास होता है, इन सब में स्वेलिंग हो जाती है। खासकर कि 5 साल से छोटे बच्चों को ये देखा जाता है, बुखार आता है और बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो गंभीर परिणाम इसके देखने को मिलते हैं काला आजार नाम की बीमारी से। तो काला आजार जो होता है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है, लेशमैनिया डोनाबनी से ये बीमारी होती है। इसके बाद बात करेंगे कवक यानी फफूंद से होने वाला रोग। कवक भी हमारे शरीर के अंदर बीमारियों को कॉज करते हैं, उसका कारण बनते हैं। तो कवक यानी फफूंद से होने वाला जो रोग होता है उसमें दमा जो होता है, दमा समझते हैं, सांस फूलने में दिक्कत, सांस फूलने लगती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। तो ये जो दमा नाम का रोग होता है ये भी एक प्रकार के कवक फफूंद से होने वाला रोग होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है, दमा जो होता है वो कई तरीके का होता है, उसमें से एक दमा जो होता है वो कवक फफूंद के इन्फेक्शन की वजह से होता है। फेफड़े में जब ये इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो उसकी वजह से जो है सांस फूलने लगती है। तो दमा के कई रूप होते हैं, उनमें से एक रूप जो है वो कवक के इन्फेक्शन की वजह से होता है। कौन सा कवक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एस्पार्जिलस फ्यूमीगेटस नाम का जो है वो कवक इसके लिए जिम्मेदार होता है। एस्पार्जिलस फ्यूमीगेटस नाम का कवक इसके लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा कभी कभी जो गंजापन, अनुवांशिक गंजापन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आपके पूर्वजों में गंजापन है, आप में गंजापन हो जा रहा है, मैं उस गंजेपन की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर कभी कभी हमारे बालों में कवक का इंफेक्शन हो जाता है, फंगस का इंफेक्शन हो जाता है, और उस फंगस के इंफेक्शन की वजह से बाल झड़ने लगते हैं और इंसान गंजा हो जाता है, तो ये कौन से कवक होते हैं जो इंसान को गंजा बना देते हैं? उसका नाम है टीनिया कैपिटिस। क्या नाम है बच्चों? टीनिया कैपिटिस। तो टीनिया कैपिटिस नाम का जो कवक है वो इंसान को गंजा कर सकता है, गंजापन का शिकार कर सकता है। इसके अलावा कभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक लाल कलर का आपके जांघ पर, आपके पैरों में लाल कलर का ऐसे डॉट्स बन जाते हैं, चारों तरफ ऐसे रिंग बन जाती है, इसे रिंग वर्म कहते हैं या इसे दाद कहा जाता है। कभी आपने देखा होगा आपके लाल से पूरा ऐसे चकत्ते पड़ जाते हैं पूरी बॉडी में से गोले गोले, ठीक है, तो उसे हम दाद रोग बोलते हैं या हम उसे रिंग वर्म कहते हैं। तो ये जो दाद होता है बच्चों वो भी एक प्रकार के कवक की वजह से होता है जिसका नाम है ट्राइकोफाइटॉन वेरुकोसम, ठीक है, ट्राइकोफाइटॉन वेरुकोसम नाम के
कवक की वजह से ये दाद खाज खुजली होती है, जो खुजली करता है और उसमें पानी वगैरह निकलने लगता है और बहुत तेजी से ये एक दूसरे में में ट्रांसफर होता है। इसके अलावा एथलीट फुट में क्या होता है कि आपके जो पैर होते हैं बच्चों, उन पैरों की जो उंगलियां होती हैं, ठीक है, ये जो पैरों की उंगलियां होती हैं उनके इसके ये जो बीच में जगह होती है, इसमें अगर पानी भर गया या पानी में आप बहुत नमी वाली जगहों पे रहते हैं तो इनमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है और इनके बीच में पैर की उंगलियां में इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली होती है और साथ ही साथ जब आप बहुत खुजलाते हैं तो यहां पर ये कट जाता है। तो इस तरीके की जो बीमारी होती है उसे एथलीट फुट कहते हैं। ये भी एक कवक की वजह से होती है, उसे टीनिया पेडिस नाम के कवक की वजह से होती है। तो टीनिया पेडिस नाम का जो कवक होता है वो एथलीट फुट नाम की बीमारी को कॉज करता है, जो हमारी उंगलियों में सड़न जैसा पैदा कर देता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों, होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कवक और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में। इसके अलावा बात करें बच्चों तो कुछ विषाणुओं से होने वाले रोग यानी कि वायरस से होने वाले रोगों की बात की जाए तो वायरस से होने वाले रोग, विषाणुओं से होने वाले रोगों की बात की जाए तो सबसे पहले एड्स बहुत मशहूर बीमारी है। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इसे बोला जाता है। ये क्या, एड्स जो है वो एक वायरस से होता है बच्चों और इस वायरस का नाम होता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसे कहा जाता है। तो एड्स बीमारी जो है एक वायरस से होती है, नाम होता है HIV वायरस। ये HIV वायरस क्या करता है बच्चों, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, ठीक है, हमारे शरीर की जो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको ये क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। तो हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली जो WBC होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती हैं, उनको मार देता है, उनको कमजोर कर देता है। और इसके बाद क्या होता है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। तो किसी को एड्स जो बीमारी होती है उसमें कौन सा वायरस इफेक्ट करता है, HIV वायरस। HIV वायरस क्या करता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है, जिससे कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का छोटा मोटा भी इंफेक्शन आपके शरीर में अगर लग गया तो वो सही नहीं हो पाता, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता तो खत्म हो चुकी है या बहुत कम हो चुकी है इस HIV वायरस की वजह से। और फाइनली छोटे मोटे इंफेक्शन की वजह से भी एड्स जो रोगी होता है उसकी मौत हो जाती है। तो ये एड्स एक बहुत ही गंभीर रोग है और ये STD की कैटेगरी के अंदर आता है। STD का मतलब होता है, मैंने जैसा बताया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि वो एक तरीके से कह सकते हैं कि जब सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं यानी कि शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो शारीरिक संबंध बनाने किसी, अगर मान लीजिए कोई इंसान है जिसको एड्स रोग है और अगर उसके साथ किसी ने शारीरिक संबंध बना लिया तो उसके अंदर भी ये आसानी से जो है रोग फैल जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने की वजह से ये एड्स रोग एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचे, बल्कि एड्स जो होता है वो अगर मान लीजिए कोई भी सिरिंज है, मान लीजिए कोई भी दवा लेने के लिए या ड्रग्स लेने के लिए सिरिंज का उपयोग किया जाता है और एक लोग ड्रग्स लेने के लिए या दवा लेने के लिए अगर एक से ज्यादा लोग एक सिरिंज का उपयोग करते हैं और उसमें से किसी एक को अगर एड्स जैसी का गंभीर रोग है, क्योंकि देखने पे तो पता नहीं चलता है, तो वो एक सिरिंज से जब बहुत सारे लोग जो है वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर उनमें से किसी एक को एड्स हुआ तो फिर वो सब में फैल जाएगा। इससे ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है एड्स के फैलने का। ठीक है, तो एड्स के फैलने का, तो एड्स के फैलने के सेक्सुअल संबंध स्थापित करना बिना प्रिकॉशन के, या फिर ड्रग्स वगैरह अगर ले रहे हैं बहुत सारे, जो आजकल युवाओं में ये गंदगी फैल रही है, तो उसमें जब एक ही सिरिंज से जब बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं तो वो भी एक कारण होता है जो है वो एड्स के फैलने का। इसके अलावा अगर कहीं पर मतलब कोई भी इन्फेक्टेड चीज, अगर एड्स से इन्फेक्टेड कोई भी सिरिंज है या फिर ब्लेड है, अगर उसका उपयोग जो है सामान्य इंसान कर लेता है तो भी उसको ये फैल सकता है। ठीक है, बाकी जो है एड्स जो है वो मिलकर बैठने, खाने पीने या बिस्तर शेयर करने से नहीं फैलता है। जब तक ब्लड के फ्लूइड यानी कि शरीर का तरल दूसरे शरीर का तरल जो है वो मतलब जो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी, जिसको एड्स हुआ है, उसके तरल किसी सामान्य व्यक्ति के तरल से, शरीर के तरल से नहीं मिलेंगे, तब तक जो है ये एड्स नहीं फैलता। ठीक है, चलिए इसके अलावा डेंगू बुखार जो होता है, डेंगू
बुखार अरबो वायरस से होता है। किस वायरस से होता है बच्चों? डेंगू बुखार अरबो वायरस से होता है। और इसमें क्या होता है कि जब किसी को डेंगू फैलता है, मच्छर जो है इसके लिए जो है जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जब ये डेंगू वायरस फैलता है तो डेंगू वायरस फैलने की वजह से शरीर में चकत्ते, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, बहुत तेजी से बुखार होता है और फिर हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स में स्वेलिंग भी देखी जाती है। तो ये अरबो वायरस से डेंगू बुखार होता है। इसके अलावा और भी जैसे बात करें, वायरस रोग की बात करें तो खसरा छोटे छोटे दाने पूरी बॉडी पर निकल आते हैं, खसरा नाम की बीमारी से, ठीक है। और ये जो है मॉर्बिली वायरस से कॉज होता है, मॉर्बिली वायरस इसके लिए जिम्मेदार होता है। ट्रैकोमा, आंख में एक इंफेक्शन हो जाता है, ट्रैकोमा, ठीक है, आंखों में स्वेलिंग आ जाती है, आंखों की जो पलकें होती हैं वो जो है सूजन आ जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रैकोमा नाम की बीमारी। ये भी एक प्रकार के वायरस से होता है। हेपेटाइटिस लिवर की से संबंधित रोग है, लिवर में स्वेलिंग आ जाती है, हमारे जो यकृत होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसे हेपेटाइटिस नाम की बीमारी बोलते हैं। तो ये हेपेटाइटिस वायरस से होता है। तो और अगर सूजन लिवर में आ गई तो इससे पूरा शरीर जो है वो अफेक्टेड हो जाता है और कभी कभी ये गंभीर परिणाम इसके देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हेपेटाइटिस जो रोग होता है वो हेपेटाइटिस वायरस से ही होता है, लिवर में स्वेलिंग आ जाती है इसमें। पोलियो जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाला, हमारे तंत्रिका तंत्र को अफेक्ट करने वाला वायरस है और इसकी वजह से अगर हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसको उसमें डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से जो नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी सूचनाओं को शरीर से ब्रेन तक ले जाने का काम करती हैं और ब्रेन से शरीर तक लाने का काम करती हैं, तो ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं, उनमें जो है वो ये वायरस अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है अगर किसी भी मान लीजिए पैरों पर जाने वाली तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं अगर वो पोलियो वायरस से अफेक्टेड हो गई तो फिर क्या होता है कि हमारा ब्रेन से जो मैसेज हमारे पैरों तक जाना होता है वो सही ढंग से नहीं जा पाता, जिसकी वजह से हमारे पैर सही से काम नहीं कर पाते और फाइनली धीरे धीरे वो पैर कमज़ोर हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो ज़िंदगी भर इंसान उस पैरों से चलने के लायक नहीं बचता। तो इसे पोलियो नाम की बीमारी कहते हैं, ये पोलियो वायरस से होता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, एक तरीके से खांसी जुकाम के सिम्टम होते हैं इन्फ्लुएंजा के अंदर, ठीक है, इन्फ्लुएंजा के अंदर और खांसी जुकाम, ठीक है, गले में खराश, इस तरीके के इन्फ्लुएंजा के सिम्टम होते हैं। पूरे शरीर को यह अफेक्ट करता है, मिक्सो वायरस से फैलता है, मिक्सो वायरस से यह फैलने वाला रोग है। इसके अलावा चेचक, पूरे शरीर में छोटे छोटे पके हुए दाने हो जाते हैं, खास करके छोटे बच्चों में होते हैं, बड़े होने पर भी हो जाते हैं। तो ये जो चेचक बीमारी होती है बच्चों, ये भी एक वायरस से होती है जिसे वेरियोला वायरस के नाम से जाना जाता है। तो वेरियोला वायरस चेचक कॉज करती है, पूरी बॉडी में छोटे छोटे दाने आते हैं, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही पीड़ा देने वाले ये दाने होते हैं और शरीर को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा बुखार वगैरह भी आता है। इसी तरीके से चेचक की तरह से एक छोटी माता होती है, वो भी वेरिसेला वायरस से होती है। ये याद रखिएगा, जो चेचक होती है वेरियोला वायरस से होती है, जबकि जो छोटी माता होती है वो भी चेचक जैसी होती है लेकिन वो वेरिसेला वायरस से होती है। तो वो वेरियोला और ये वेरिसेला नाम के वायरस से होती है, वेरिसेला नाम के वायरस से होती है। एक मेनिंजाइटिस जो होता है बच्चों, एक मेनिंजाइटिस मैंने आपको बताया था कि एक मेनिंजाइटिस यानी कि हमारे ब्रेन में स्वेलिंग, हमारे मस्तिष्क में सूजन जब होती है तो उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं और कुछ वायरस भी होते हैं जो कि मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, यानी कि हमारे दिमाग में सूजन या हमारे ब्रेन में सूजन कॉज करते हैं। तो इस तरीके से मेनिंजाइटिस वायरस होता है, मेनिंजाइटिस वायरस से भी कॉज हो सकता है और साथ ही साथ मेनिंजाइटिस जो है वो बैक्टीरिया से भी कॉज हो सकता है। इसके अलावा कुत्ते के काटने से एक बीमारी फैलती है जिसे रैबीज कहते हैं और ये रैबिडो वायरस से फैलती है। नाम क्या होता है वायरस का? रैबिडो वायरस। ये कुत्ते की लार में पाया जाता है या इस तरीके के जो कैनाइंस नाम के कैनाइंस वाले जो जानवर होते हैं, बिल्ली है, बंदर है, ठीक है, गिलहरी है, तो इन सब जो जानवर होते हैं उनके लार में पाया जाता है ये रैबिडो वायरस। और जब कोई कुत्ता या बिल्ली किसी को काटती है
जिसके लार में ये वायरस पाया जाता है तो इंसान में ये पहुंच जाता है और इंसान में हाइड्रोफोबिया कॉज कर देता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब, हाइड्रो का मतलब पानी, फोबिया का मतलब डर होता है। यानी जब इंसान को ये आपका रेबीज होता है तो इंसान को पानी से डर लगने लगता है, इंसान जो है पानी से दूर भागने लगता है और उसकी पूरा बॉडी जो है अकड़ने लगती है और साथ ही साथ एक अलग तरीके का मतलब एक अलग तरीके की सिचुएशन बन जाती है और बड़ी दर्दनाक मृत्यु होती है। ठीक है, फिर उसके बाद मम्स क्या होता है, हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा जो जॉ होता है, जॉ मतलब हमारा जो ये मतलब कहते हैं ना ये जॉ, ठीक है, जॉ होता है। इस जॉ के पास में एक ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, हमारी लार ग्रंथि पाई जाती है जिसे पैरोटिड लार ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो पैरोटिड ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है जिससे लार निकलती है। तो जब पैरोटिड लार ग्रंथि जो सबसे बड़ी हमारे शरीर में पाई जाती है उनमें मम्स वायरस इन्फेक्ट करता है, मम्स वायरस का इन्फेक्शन होता है। तो मम्स वायरस के इन्फेक्शन से में क्या होता है, ये पैरोटिड ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाती है, हमारे जो ये गाल होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, बहुत बड़ा सा जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा गालों में स्वेलिंग रहती है और इसे ही गलसुआ रोग भी बोलते हैं और इसे मम्स रोग भी बोलते हैं। और फिर ये धीरे धीरे 6 से 7 दिन 10 दिनों के बाद जो है ये धीरे धीरे जो है वो सही हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल बीमारी होती है। तो मम्स वायरस से होता है। पैरोटिड जो लार ग्रंथि होती है उसमें होने वाला ये इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। क्या होती है, पैरोटिड ग्रंथि जो है इसमें स्वेल कर जाती है और साथ ही साथ इसमें बुखार वगैरह भी आता है और साथ ही साथ हमारे जो है वो गलफड़े में दर्द भी होता है। ठीक है, तो ये बीमारियां, तो ओवरऑल बच्चों जितने भी ये वायरल मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम लोगों ने देखा, इसके अंदर मैंने पूरी डिटेल में बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पूरी डिटेल में जो संचरणीय रोग है, कम्युनिकेबल डिसीज है, चाहे वो बैक्टीरिया से, फंगस से, ठीक है, प्रोटोजोआ से या वायरस से होने वाले रोगों के बारे में मैंने बताया। अब मैं असंचरणीय रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस पर चलता हूं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं तो इसमें से एक रोग होता है डायबिटीज, जो जिसे मधुमेह रोग के नाम से जाना जाता है। तो ये जो डायबिटीज रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, ठीक है, ये आजकल बहुत ही कॉमन रोग होता है। ठीक है, ये एक से दूसरे में फैलता नहीं है, मतलब एक इंसान को अगर मधुमेह है, डायबिटीज है, तो वो दूसरे में उसके छूने से या उसके साथ खाना पीना खाने से एक दूसरे में फैल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो ये मधुमेह रोग या डायबिटीज जो रोग होता है, डायबिटीज रोग जो होता है, ये रोग जो है बच्चों हमारे शरीर में होता क्या है कि हमारे शरीर में एक अंग पाया जाता है जिसे हम लोग पेंक्रियास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम लोग पेंक्रियास कहते हैं। और ये जो पेंक्रियास नाम का रोग होता है, जिसे अंग होता है, इसे हिंदी में अग्नाशय भी बोलते हैं। तो पेंक्रियास या अग्नाशय नाम का अंग होता है, हमारे शरीर में यह अंग पाया जाता है, पेंक्रियास या अग्नाशय। तो पेंक्रियास में एक सेल, पेंक्रियास कई तरीके की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये पेंक्रियास अंग या अग्नाशय अंग जो है कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें एक कोशिका होती है जिसे बीटा कोशिका बोलते हैं, बीटा सेल कहते हैं। बीटा सेल ही वो कोशिका होती है जो हमारे शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है, इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाती है, इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाती है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, किसी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से, आनुवांशिक रोग की वजह से, या हमारे शरीर में हम ज्यादा से ज्यादा अपने पेंक्रियास को, जब बहुत ज्यादा हाई शुगर वगैरह जब हम कंज्यूम करते हैं, तो अपने पेंक्रियास को ज्यादा से ज्यादा जब वर्कलोड देते हैं, तो उसकी वजह से, या कभी किसी बीमारी की वजह से जब ये बीटा सेल्स हमारे शरीर में कम हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। और उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो, अच्छा, अब इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है बच्चों? तो इंसुलिन हार्मोन का याद रखिएगा, इंसुलिन हार्मोन का काम होता है, इंसुलिन जो हार्मोन हमारे शरीर में बनता है, इस इंसुलिन हार्मोन का काम होता है हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज का जो लेवल होता है, उसकी जो मात्रा होती है, उसको कम करना। तो ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का, हमारे शरीर में ग्लूकोज के बैलेंस को बनाए रखने का, ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का काम कौन करता है? ये इंसुलिन हार्मोन करता है।
तो अगर किसी वजह से, और ये इंसुलिन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? बीटा सेल। अगर बीटा सेल्स खत्म हो जाती हैं किसी वजह से, या खराब हो जाती हैं या कम हो जाती हैं, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन बनना कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब ये इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में कम बनता है तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा जो कम करता था, इंसुलिन का काम क्या था? हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। लेकिन जब इंसुलिन हार्मोन ही सही से नहीं बन रहा है तो ग्लूकोज की मात्रा को कम कौन करेगा? तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी रुधिर शर्करा, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो रुधिर में मौजूद जो ग्लूकोज होता है बच्चों, वो बढ़ जाता है। और जब रुधिर ग्लूकोज हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, हमारे इसका इफेक्ट हमारे दिल पर, हमारे गुर्दे पर, हमारी किडनी पर, लिवर पे, हमारे मस्तिष्क पर, सब जगह पड़ने लगता है। जब बॉडी में हमेशा ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे सभी अंगों को अफेक्ट करता है और साथ ही साथ सीधे धीरे धीरे शरीर खराब होने लगता है। तो ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रुधिर ग्लूकोज या रुधिर शर्करा बढ़ी होती है। क्यों बढ़ी होती है? क्योंकि इसको कम करने वाला हार्मोन नहीं निकल पाता या कम निकल पाता है, उसका नाम इंसुलिन हार्मोन होता है। वो क्यों कम निकलता है? क्योंकि बीटा सेल्स या तो कम हो जाती हैं किसी बीमारी की वजह से, अनुवांशिकी की वजह से, किसी वजह से बीटा सेल्स कम हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। बीटा सेल्स कहां पाई जाती हैं? पेंक्रियास में पाई जाती हैं। ठीक है, पेंक्रियास में पाई जाती हैं। तो इस तरीके के रोग को मेरे प्यारे बच्चों मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग के नाम से जाना जाता है। डायबिटीज रोग के बच्चों नाम से जाना जाता है। यह बड़ी गंभीर बीमारी है, पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है, खासकर भारत इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है। ये जो डायबिटीज होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डायबिटीज होती है, ये जो डायबिटीज रोग होता है ये दो तरीके की हो सकती है। एक डायबिटीज होती है मेरे प्यारे बच्चों जिसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज जो है वो बचपन से हो जाती है, ज्यादातर कम उम्र के लोगों में हो जाती है, यानी 10 साल का बच्चे भी इससे अफेक्टेड हो जाते हैं, 5 साल के बच्चे भी इससे अफेक्टेड हो जाते हैं। इसमें देखा गया है कि किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, कुछ ऑटो इम्यून दिक्कतों की वजह से शरीर में जो होती हैं वो बीटा सेल जो होती हैं पेंक्रियास की, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती हैं, पूरी तरीके से डैमेज हो जाती हैं। और जब पूरी तरह से डैमेज हो जाती हैं तो इंसुलिन का निकलना हमारी बॉडी में बिल्कुल भी बंद हो जाता है। तो ऐसी जो डायबिटीज होती है इसमें क्या होता है कि आप अगर चाहें दवा से अपनी डायबिटीज को मैनेज करें, या आप दौड़कर या खान पान पर कंट्रोल करके डायबिटीज को कम मैनेज करें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ऐसे केस में क्या होता है, आपको इंसुलिन के इंजेक्शन, यानी अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज को मेंटेन करना है तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने ही पड़ेंगे, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने ही पड़ेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं बचता है। इसी वजह से टाइप 1 डायबिटीज को हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोलते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज का मतलब इंसुलिन के इंजेक्शन लेने ही पड़ेंगे, कोई चांस नहीं बचता है। तो ये ज्यादातर कम उम्र के लोगों को होती है। बीटा सेल्स इसमें देखा गया है ज्यादातर कंडीशन में पूरी तरह खत्म हो चुकी होती हैं, इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं निकलता है और इंसुलिन के इंजेक्शन के बिना काम नहीं चलता है। चाहे आप खाना, जितनी बार भी आपको खाना खाना पड़ेगा, आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। दूसरी जो डायबिटीज होती है उसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, ये जो टाइप 2 डायबिटीज होती है ये जो है वो एक उम्र के बाद, यानी कि आप ये मान लीजिए कि 35 से 40 साल 35 से 40 वर्ष की उम्र से ज़्यादा लोगों में ये अमूमन देखने को मिलती है, यानी एक अधिक उम्र में देखने को मिलती है। इसमें बीटा सेल देखा जाता है तो बीटा सेल पूरी तरह से डैमेज नहीं होती हैं, उनका नंबर कम हो जाता है। इसके अलावा इंसुलिन का जो निकलना होता है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है, बस कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इससे ट्रीटमेंट करना है तो कभी कभी दवाओं से काम चल जाता है, कभी कभी जो है सिर्फ आप परहेज़ कर सकते हैं। परहेज़ कर सकते हैं मतलब कि अपने खाने पीने पर कंट्रोल कर लीजिए, डाइट पर कंट्रोल कर लीजिए, उससे भी मैनेज हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपको इंसुलिन भी लेनी पड़ती है। तो इंसुलिन जरूरी नहीं कि इंसुलिन पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, कभी कभी जरूरत पड़ने पर इंसुलिन भी लेनी पड़ती है। परहेज से भी काम चलता है, ड्रग से भी काम चलता है। ठीक है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो ज्यादातर जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज ही होती है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज रेयर होती है लेकिन पाई जाती है, छोटे बच्चों में भी देखी जाती है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो कुछ ऐसे रोग जो कि
एक से दूसरे में नहीं फैलते हैं, लेकिन जो है वो बहुत गंभीर होते हैं, जैसे कि कैंसर है। कैंसर क्या होता है बच्चों कि कैंसर एक ऐसा रोग होता है जो किसी भी अंग के अंदर जो नॉर्मल कोशिकाएं बनती हैं, नॉर्मल कोशिकाएं बनती हैं, किसी भी कोई भी अगर अंग है, मान लीजिए ये अंग है, तो इसमें नॉर्मल कोशिकाओं की ग्रोथ होती है, लेकिन कभी कभी इनमें कुछ ऐसे डिफेक्ट डेवलप हो जाते हैं इस अंग के अंदर कि इस अंग के अंदर एबनॉर्मल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, कोशिका विभाजन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल कोशिकाएं बनने लगती हैं, यानी कि जैसा नॉर्मल बननी चाहिए वो नॉर्मल ना बन करके एक्स्ट्रा कोशिकाएं बनने लगती हैं, यानी कि अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होने लगती है, अनकंट्रोल अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगता है, और फिर उस अंग के ऊपर जो है ये अलग तरीके का मांस बन जाता है। इसे पहले ट्यूमर कहते हैं, फिर बाद में यही जो है पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलने लगता है और वो कैंसर का रूप ले लेता है, मेटास्टेसाइज हो जाता है और फाइनली कैंसर का रूप ले लेता है। तो किसी भी अंग के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने से कोशिकाओं का एक अलग गुच्छा बन जाता है, और यही गुच्छा जो है पहले ट्यूमर फिर उसके बाद कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कॉज होता है इसके बहुत सारे कारण होते हैं, हजारों कारण हो सकते हैं कैंसर के, और सैकड़ों तरीके का कैंसर होता है, एक कैंसर नहीं होता, सैकड़ों तरीके के कैंसर होते हैं। ठीक है, इसमें जो कैंसर कॉजिंग बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, जैविक कारक होते हैं, कुछ रासायनिक कारक होते हैं, कुछ पर्यावरणीय कारक होते हैं। ठीक है, उन सब की वजह से कैंसर कॉज होता है। तो कैंसर को कॉज करने वाले जो भी कारक होते हैं उन्हें कार्सिनोजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें कार्सिनोजेन बोलते हैं। तो कार्सिनोजेन क्या किसे कहा जाता है? कार्सिनोजेन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कैंसर कॉजिंग जो भी फैक्टर्स होते हैं उन्हें कार्सिनोजेन कहा जाता है, कार्सिनोजेनिक कहा जाता है। तो कार्सिनोजेनिक यानी कि ऐसे मटेरियल या ऐसी चीजें जो कि कैंसर कॉज करती हैं उन्हें कार्सिनोजेनिक मटेरियल या कार्सिनोजेनिक फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जानते हैं कुछ जीन्स हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी कोशिकाओं के अंदर कुछ जीन के बारे में मैंने आपको बताया, कुछ जीन जो होते हैं जो कैंसर को कॉज करते हैं, ठीक है, उनके कारण होते हैं, उनको ऑन्कोजेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन्कोजेंस कहते हैं। तो कैंसर कॉज करने के लिए कभी कभी डीएनए जिम्मेदार होते हैं, जीन जिम्मेदार होते हैं। तो उन डीएनए को जो कैंसर को कॉज करते हैं उन्हें ऑन्कोजीन्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा वो केमिकल, वो पर्यावरणीय कारक, कोई भी कारक जो कैंसर कॉज कर सकते हैं उन्हें कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती हैं और इस तरीके से ये बहुत ही गंभीर रोग हो जाता है, और अगर ये पूरी बॉडी में फैल गया तो बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है इसके बचाव के लिए हम लोग जो है कभी कभी दवाएं बॉडी में चढ़ाते हैं। कैंसर कोशिकाओं को जो एक्स्ट्रा ये कैंसर कोशिकाएं बन गई हैं उनको मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स यानी बहुत सारी दवाएं चढ़ाते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी। ठीक है, कीमोथेरेपी क्या होती है? शरीर के अंदर जब दवाओं की मदद से दवाएं चढ़ाकर, मरीज के अंदर दवाएं चढ़ाकर जब कैंसर के कोशिकाओं को मारा जाता है या उसको ट्रीट किया जाता है तो उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। इसके अलावा एक थेरेपी होती है जिसे रेडियोथेरेपी कहते हैं। रेडियोथेरेपी क्या होती है बच्चों? रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं कि रेडियो एक्टिव मटीरियल से गामा किरणें निकालते हैं। रेडियो एक्टिव मटीरियल से जो आपके रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, उन रेडियोधर्मी पदार्थ से जो है गामा किरणें निकालकर कैंसर कोशिकाओं को जला दिया जाता है, कैंसर कोशिकाओं को जलाकर नष्ट करते हैं। तो इस तरीके की जो थेरेपी होती है उसे रेडियोथेरेपी कहा जाता है। एक होती है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या किया जाता है? आपकी बॉडी के जो इम्यून कोशिकाएं हैं, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं हैं, WBCs हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको मजबूत किया जाता है इस तरीके से कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाए और वो कैंसर कोशिकाओं से जाकर लड़े और उनको मारकर गिरा दे। तो इस तरीके की जो थेरेपी होती है उसे इम्यूनोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। आजकल जो है वो जीन चिकित्सा भी इसमें यूज की जा रही है, जिसमें जीनों में बदलाव कर दिया जाता है, बदलाव करके जो है वो चिकित्सा की जाती है। तो वो भी है, लेकिन वो बहुत नई टेक्नोलॉजी है। बेसिकली जो है कीमो, रेडियो और इम्यूनोथेरेपी इसके ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर बात करें कुछ ऐसे रोग
रोग, ठीक है, कुछ ऐसे रोग जो किसी न्यूट्रिएंट की यानी पोषक पदार्थों की कमी की वजह से होते हैं। अगर उनकी मैं बात करूं तो पोषक पदार्थ की कमी की वजह से, खास करके विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उनको भी जानना हमारे लिए जरूरी होता है। तो मैंने आपको तो याद रखिएगा विटामिन, ठीक है, विटामिन की अगर बात की जाए तो विटामिन एक बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट्स हमारी बॉडी में होते हैं। बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है, लेकिन बहुत जरूरी होते हैं। विटामिन जो है वो कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है, तो कई तरीके के होते हैं। इनमें से विटामिन ए की कमी से बच्चों, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है, आंखों का रोग होता है। और ये जो आंखों का रोग होता है, आंखों का रोग होता है जिसे हम लोग रतौंधी के नाम से जानते हैं। तो आंखों का रोग होता है रतौंधी। ये रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है। इसके अलावा ऐसे केस में विटामिन ए की कमी अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान को हो गई तो उसकी आंखों में जो पानी बनता है, लुब्रिकेंट बनता है, ठीक है, लुब्रिकेंट बनता है, वो बनना बंद हो जाएगा, जिससे उसकी आंखें क्या हो जाएंगी कि सूख जाएंगी, उसकी आंखों में पानी आना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी आंखें जब सूखी रहेंगी वो अपनी आंखों को मलेगा, आंखों में सूजन हो जाएगी और उसकी वजह से उसको अंधापन हो सकता है। तो विटामिन ए की कमी से रात में दिखना कम हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रात में दिखना कम हो जाता है। रात में उसे रतौंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाइट, देखो वहां पे हमने पढ़ा था कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस में रंग की पहचान नहीं हो पाती है, और ये जो होती है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी जिसे बोलते हैं, जिसमें रात में दिखना बंद हो जाता है, विटामिन ए की कमी से होती है। और कुछ लोगों में आंखों में जब विटामिन ए की कमी होती है तो आंखों में पानी बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आंखें सूख जाती हैं, आंखों में खुजली होती है, आप खुजलाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और इससे आंख जो है वो चली जाती है। तो ऐसी बीमारी को ज़ीरोफ्थैल्मिया कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ज़ीरोफ्थैल्मिया। तो ज़ीरोफ्थैल्मिया में आंखें सूख जाती हैं, आंखों में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आंखों में खुजली होती है और फिर आंखों में जो है वो आंखों की रोशनी चली जाती है। तो ज़ीरोफ्थैल्मिया बीमारी भी विटामिन ए की कमी से होती है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? एक रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस और साथ ही साथ ज़ीरोफ्थैल्मिया। ठीक है बच्चों। इसके अलावा विटामिन बी की बात करें तो बी, कई तरीके के बी होते हैं। बी विटामिन जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, B1, B2, B3, B5 इस तरह से होते हैं। तो उसमें जो बी कॉम्प्लेक्स यानी विटामिन B1 की कमी से, जिसे हम लोग B1 को हम थायमीन के नाम से जानते हैं, उसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग जो होता है, ये रोग जो है हमारे शरीर में रोग होता है, इसमें हार्ट डिफेक्ट देखा जाता है, हृदय से संबंधी रोग देखे जाते हैं। इसके अलावा जो है बॉडी में और भी सिम्टम होते हैं, स्किन में सूजन आ जाती है, ठीक है, साथ ही साथ हमारी जो है तंत्रिका कोशिकाएं भी प्रभावित होती हैं बेरी रोग में, ठीक है, और खास करके हार्ट में डिफेक्ट देखा जाता है, ठीक है, बेरी रोग में विटामिन B1 की कमी से होता है। B2 जिसे हम साइंटिफिकली इस विटामिन को राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि त्वचा में क्रैक्स आ जाते हैं, यानी कि त्वचा में क्या हो जाता है, ऐसे त्वचा फट सी जाती है, सर्दियों वाली नहीं, लेकिन वैसे जो है नॉर्मली जब B2 की कमी होती है बॉडी में राइबोफ्लेविन की, त्वचा फट सी जाती है। जो आपके ये होते हैं ना, आपके ये ओंठ होते हैं, ओंठ के किनारे फट जाते हैं, ठीक है, ओंठ के किनारे फट जाते हैं। इसके अलावा जीभ भी फट जाती है और इसलिए विटामिन B2 की कमी से होता है। B3 की कमी से इसे निकोटिनामाइड कहते हैं B3 को, और इसकी कमी से पेलाग्रा नाम का रोग होता है। पेलाग्रा नाम का जो होता है रोग होता है, इसमें क्या होता है कि पेलाग्रा नाम का जो रोग होता है, इसमें एक तरीके से डिमेंशिया यानी याददाश्त की कमी हो जाती है। डर्माइटिस का मतलब क्या होता है? त्वचा में सूजन हो जाती है। तो याद रखिएगा, जो पेलाग्रा रोग होता है उसमें त्वचा में सूजन होती है, याददाश्त कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है। इसके अलावा जो है वो आपका जो है वो एक तरीके से जो है आपको समझ में नहीं आता आप कहाँ पर चल रहे हैं, मतलब एक तरीके से आप जो है वो आपको आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति में कमजोरी आ जाती है और कई केसेस में क्या हो जाता है कि डेथ भी हो जाती है। तो पेलाग्रा एक बहुत ही गंभीर रोग है। नियासिन की कमी से होती है। B3 जो नियासिन जो होता है वो B3 नाम का विटामिन कहलाता है। B5 जो है वो पेंटोथेनिक अम्ल कहलाता है। इसकी कमी की वजह से बाल असमय सफेद हो जाते हैं। साथ ही साथ जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास जो होता है वो कमजोर हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है एक इंसान अगर इसकी कमी हो जाए तो। इसके अलावा
B6 पायरिडॉक्सिन नाम का ये विटामिन कहलाता है, B6 बोलते हैं, और इसकी वजह से शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, यानी कि एनीमिया कॉज हो जाता है। ब्लड की कमी हो जाती है यानी एनीमिया कॉज हो जाता है। इसके अलावा बात करें तो B7 बायोटीन नाम का ये विटामिन होता है। इससे क्या हो जाता है, बालों का गिरना शुरू हो जाता है। जो ये हमारे वो होते हैं, ये हमारे जो नाखून होते हैं ये टूटने लगते हैं, नाखूनों में क्रैक्स पड़ने लगते हैं, स्किन में डर्माइटिस यानी कि सूजन होने लगती है, और साथ ही साथ इसमें जो है हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है ये अफेक्टेड कर जाता है। हाथों पैरों में झुंझुनी सी चढ़ी रहती है, ठीक है, और कभी कभी लकवा भी मार सकता है इसकी कमी से, B7 की कमी से, बायोटीन की कमी से, ठीक है बच्चों। B12 इसे साइनोकोबालामिन कहते हैं, और इसकी कमी से एक विशेष प्रकार का एनीमिया होता है जिसे हम लोग परनीशियस एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो परनीशियस एनीमिया जो है साइनोकोबालामिन यानी B12 की कमी से होता है। B9 फॉलिक अम्ल जिसे बोलते हैं, इससे भी अगर इसकी भी कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। खासकर कि वो महिलाएं जो गर्भ धारण करती हैं उनके शरीर में अगर फॉलिक अम्ल की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसकी वजह से मसूड़ों में सूजन हो जाती है, मसूड़ों में खून बहने लगता है, और इस बीमारी को स्कर्वी कहते हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है, दर्द शुरू हो जाता है और खून बहना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों, हो जाता है। और ये जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक, इसकी वजह से अगर इसकी कमी हो जाए, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो अगर इसकी ये आपकी बॉडी में अगर कम हो जाए तो आपकी बॉडी में बुढ़ापा बड़ी तेजी से बढ़ता है, आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बहुत तेजी से बनने लगते हैं, और साथ ही साथ ये घावों के भरने में भी मदद करता है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो घाव भी तेजी से जल्दी नहीं भरेंगे। विटामिन डी, इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसकी वजह से जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, अगर इसकी कमी हो जाए तो उनकी जो हड्डियां होती हैं ऐसी टेढ़ी हो जाती हैं, उसे रिकेट्स रोग बोलते हैं। और जो बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, उनमें अगर जो है विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उनके जो शरीर होता है उसमें जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, छड़ भंगुर हो जाती हैं, टूटने लगती हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया, मलेरिया गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो ऑस्टियोमलेशिया नाम का जो रोग होता है विटामिन डी की कमी से वो होता है, और होता है वयस्क में, और बच्चों में होता है रिकेट्स नाम का रोग होता है। विटामिन ई, इसे टोकोफेरॉल कहते हैं। इसमें इसकी कमी की वजह से ये, क्योंकि ये जो है वो ब्यूटी विटामिन कहलाता है, तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो शरीर पर झुर्रियां पड़ने लगेंगी, बाल सफेद होने लगेंगे, और इंसान की जनन क्षमता कम हो जाती है। किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। विटामिन के, जिसे फाइलोक्विनोन कहते हैं, और इसकी कमी, ये रक्त का थक्का जमाने में मददगार होता है, ये जो विटामिन के होता है। तो अगर किसी की बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का शरीर में नहीं जमता है, ठीक है, रक्त का थक्का जमने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है। तो विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है बच्चों। तो ये सारे रोगों को पढ़ने के बाद बच्चों अब इनके अगर इलाज और प्रिवेंशन की बात की जाए तो जैसे कोई इन्फेक्शन होता है, कोई भी अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है खास करके, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कुछ दवाएं दी जाती हैं जो कि बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए, यानी जीवाणुओं की जो ग्रोथ होती है, उनकी वृद्धि होती है, उनको रोकने का काम करती हैं। अलग अलग तरीके का मैकेनिज्म होता है, अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग दवाइयों का, अलग अलग ड्रग्स का, जो बैक्टीरिया, जो हमारे जीवाणुओं की ग्रोथ को, जीवाणुओं के जो ग्रोथ होती है उनको धीमा कर देती हैं या कम कर देती हैं या खत्म कर देती हैं। तो ऐसे जो भी दवाएं होती हैं उन्हें एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, एंटीबायोटिक्स के नाम से जाना जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो एंटीबायोटिक्स नाम की जो दवा होती है बच्चों, एंटीबायोटिक्स नाम की जो दवा होती है, ये एक प्रकार की ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अलग अलग तरीकों से बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, कम कर देते हैं, बैक्टीरिया को बीमारी फैलाने से रोकने का काम करते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। एंटीबायोटिक्स कई तरीके की होती हैं। पेनिसिलिन जो है वो सबसे पहली एंटीबायोटिक्स में से एक थी। सिफेलोस्पोरिन है, कार्बोपिनिम्स हैं, मोनोबैक्टम्स हैं, पॉलीमिक्सिन्स हैं, क्विनोलोन्स हैं,
ट्राइमेथोप्रिम है, ठीक है, इसके अलावा रिफाम्पिन है, ये सब एंटीबायोटिक्स के नाम है। इनका काम क्या होता है, ये अलग अलग तरीके की एंटीबायोटिक्स होती हैं जो अलग अलग तरीकों से बैक्टीरिया की या जीवाणु की जो ग्रोथ होती है, जो उसकी वृद्धि होती है, उसके जो विकास होता है, वो जो उनकी जनन क्षमता, इन सब को प्रभावित करके उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं, शरीर में बीमारियों को फैलाने से रोकने का काम करती हैं, उन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। इसके अलावा कभी कभी कुछ जैसे जीवाणुओं के लिए तो आप लोग एंटीबायोटिक यूज कर लेते हो, जीवाणुओं की ग्रोथ को रोकने के लिए तो एंटीबायोटिक यूज कर लेते हो, लेकिन विषाणुओं की ग्रोथ को यानी वायरस की ग्रोथ को रोकने के लिए एंटीवायरल दवाएं तो होती हैं, लेकिन वायरस की बीमारी को रोकने से अच्छा है कि उसके प्रिवेंशन किया जाए, बचाव किया जाए, और बचाव के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है वैक्सीन बनाना। ठीक है, तो वैक्सीन क्या होती है बच्चों? वैक्सीन हमारे शरीर में एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे शरीर में हमारी इम्यून सिस्टम को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को नेचुरली, प्राकृतिक रूप से ऐसा तैयार कर देना कि जब कभी भी हमें कोई भी वायरल डिसीज हमें हो तो उस वायरस से हमारे बॉडी जो है वो खुद लड़ सके, हमारी बॉडी जो है वो खुद, हमारी बॉडी में बने हुए जो एंटीबॉडीज है वो खुद उससे मुकाबला कर पाए और फाइनली उस दुश्मन को यानी उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को जिसके खिलाफ ये वैक्सीन बनाई गई है, ठीक है, उनको मारकर गिरा दें जिससे हमारे शरीर में बीमारियां ना फैलने पाए। तो जो वैक्सीन होती हैं बच्चों, वो वैक्सीन जो है वो अलग अलग तरीकों से बनाई जाती हैं, अलग अलग तरीकों से बनाई जाती हैं। कभी किसी वायरस के डीएनए को लेकर बनाई जाती है, कभी किसी वायरस के एमआरएनए को लेकर बनाई जाती है, कभी किसी वायरस, जिंदा वायरस से बनाई जाती है, जिंदा यानी जिंदा और कमजोर वायरस से बनाई जाती है, और कभी कभी किसी मरे हुए वायरस या बैक्टीरिया से तैयार की जाती है। तो किसी भी तरीके से, डीएनए से, आरएनए से, मरे हुए वायरस या बैक्टीरिया से, मरे या जिंदा और कमजोर वायरस या बैक्टीरिया से वैक्सीन को तैयार किया जाता है। यह वैक्सीन आपकी बॉडी में बच्चों, ये वैक्सीन जो होती हैं, ये वैक्सीन आपकी बॉडी में जैसे थोड़ी मात्रा में जब ये मान लीजिए कोई मान लीजिए कि आपका कोरोना वैक्सीन का बड़ा चर्चा थी ना, कोरोना वैक्सीन। तो कोरोना जो वायरस होता है, उस कोरोना वायरस का मान लीजिए कि वायरस ही हमने ले लिया, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं। तो कोरोना वायरस जो है वो कमजोर वायरस हमने ले लिया, कोरोना वायरस लिया और वो कमजोर वायरस लिया। उस कमजोर वायरस को जब हमारी बॉडी के अंदर डाला जाएगा तो ये जो वायरस हमारे शरीर में पहुंचेगा, ये वैक्सीन के अंदर कोरोना वायरस, कमजोर वायरस जो कि हमारे शरीर में बीमारी ना फैला पाए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एज अ वैक्सीन यूज करते हैं। और उस वैक्सीन को यानी उस कमजोर वायरस को हमारी बॉडी के अंदर जब डाला जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जब ये वायरस पहुंचता है तो ये हमारे शरीर को तो बीमार नहीं कर पाता, लेकिन हमारी बॉडी की जो WBCs होती हैं, जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती हैं, जब इस वायरस को बॉडी में देखती हैं तो ये समझ लेती हैं कि ये दुश्मन है, और फिर उसके खिलाफ क्या बनाते हैं बच्चों, एंटीबॉडी बनाती हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये इन वायरसेस को मारकर तुरंत खत्म कर देती हैं। तो ये तो भाई कमजोर पहले से रहते हैं, ये मर जाते हैं, लेकिन ये एंटीबॉडी जो बन गई, ये हमारी एक मेमोरी सेल्स होती हैं। WBC का ही एक टाइप होता है, मेमोरी सेल उसे कहा जाता है। तो WBC की जो टाइप मेमोरी सेल्स हैं, उनमें हमेशा ये फीड हो जाता है, हमेशा के लिए फीड हो जाता है कि ये पर्टिकुलर वायरस जब आपके शरीर में घुसेगा तो किस तरीके की हमें एंटीबॉडी हमने बनाई थी, और अगर फ्यूचर में फिर ये हमारे शरीर के अंदर घुसेगा तो हमें किस तरीके की एंटीबॉडी बनानी है। ठीक है, तो ये हमारी जो WBC की मेमोरी सेल्स होती हैं उनमें फीड हो जाता है, हमेशा के लिए फीड हो जाता है। तो जब कभी भी रियल में ऐसा वायरस, कोरोना वायरस या कोई भी वायरस जो जिसकी वैक्सीन हमने पहले ले रखी है, वो हमारी बॉडी पर अटैक करता है, तो हमारे मेमोरी सेल्स को याद रहता है कि ऐसे वायरस की कंडीशन में हमें कौन सी एंटीबॉडीज बनानी है। तुरंत एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं, तुरंत हमारी बॉडी को आदेश मिलता है जल्दी जल्दी ये एंटीबॉडीज बनाओ, और वो एंटीबॉडीज तुरंत तैयार हो जाती हैं। और वो जो वायरस हमारी बॉडी में इंटर करता है, जब रियल अटैक होता है, तो वो एंटीबॉडीज तुरंत बनकर उन वायरसेस को मारकर खत्म कर देती हैं, और हमें थोड़े मोड़े सिम्टम आते हैं और हम उस बीमारी की जो गंभीर मतलब गंभीरता से बच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी बॉडी को, एक तरीके से अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, तो हमारी शरीर, जैसे हम लोग युद्ध अभ्यास करते हैं ना अपने देश में, जब हम अपनी सेना को युद्ध अभ्यास करवाते हैं कि हमारा दुश्मन अगर चाइना है, पाकिस्तान है, हम पर हमला करेगा तो कैसे कैसे हम पर हमला कर सकता है, उसके लिए
पहले से हम तैयार रहें, पहले से हम हर तरीके से हर टैक्टिक्स यूज करके हम अपनी पहले से तैयारी बिल्कुल तैयार अपने आप को रखें, अपनी तैयारियों को जो है पूरी तरीके से एक बार जांच लें कि कभी भी अगर रियल में अटैक हो गया तो हमें उनसे कैसे निपटना है। तो जैसे हम अपने सेना को युद्ध अभ्यास करवा देते हैं, जिससे हमारी सेना पहले से तैयार रहती है कि चीन वाला अटैक करेगा तो कैसे हमें निपटना है, पाकिस्तान वाला करेगा तो हमें कैसे निपटता है, कौन से हथियार यूज करने। तो जैसे हम अपनी सेना को युद्ध अभ्यास कराते हैं युद्ध होने से पहले, वैसे ही शरीर को वैक्सीन देकर यानी कि जीवाणुओं या विषाणुओं को यानी कि बैक्टीरिया या वायरस की छोटी मात्रा शरीर में डालकर, कमजोर मात्रा शरीर में डालकर, या मृत को वायरस या बैक्टीरिया डालकर, या उनके डीएनए या उनके आरएनए को डालकर हमारी बॉडी में एक तैयारी करा दी जाती है। हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को एक तैयारी करा दी जाती है कि अगर रियल में अटैक होगा कभी फ्यूचर में तो तुम्हें कौन सी एंटीबॉडी बनानी है। तो जब वैक्सीन हमारी बॉडी में जाती है, वैक्सीन बॉडी में जाती है जिसमें डेड वायरस होते हैं या लिविंग कमजोर वायरस होते हैं, या उसका डीएनए या उसका आरएनए हमारी बॉडी में जब जाता है तो हमारी बॉडी की जो WBC होती हैं वो एंटीबॉडीज बनाती हैं और उसे खत्म करती हैं, और साथ ही साथ अपनी मेमोरी सेल में हमेशा फीड कर लेती हैं कि कल फ्यूचर में अगर रियल अटैक होता है तो कैसे हमें उससे निपटना है। तो ये जो वैक्सीन होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही बेहतर तरीका है किसी भी गंभीर बीमारी से बचने का। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर कहा जाता है, यानी कि आप प्रिकॉशन जो कि क्योर करने से अच्छा है कि आप प्रिकॉशन ले लें। तो वैक्सीन से बेहतर प्रिकॉशन नहीं हो सकता है, खास करके वायरल डिसीजेस जो होती हैं, जो विषाणुओं से जनित रोग होते हैं, उनसे बचने के लिए। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वैक्सीन आखिर कैसे काम करती है, क्या क्या चीजें इसमें यूज किया जाता है। मैंने जैसे बताया वैक्सीन के अंदर जो है वो जीवित लेकिन कमजोर वायरस यूज किया जाता है, या मरा हुआ वायरस या बैक्टीरिया यूज किया जाता है, और कभी कभी डीएनए भी यूज किया जाता है वायरस का या बैक्टीरिया का, और साथ ही साथ एमआरएनए या आरएनए का भी यूज किया जाता है एज अ वैक्सीन। ठीक है बच्चों, दुनिया में सबसे बड़ी जो वैक्सीन देने का अभियान, ठीक है, वैक्सीनेशन का जो दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है, आप बच्चों को जानकर गर्व होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो भारत में चलता है, और भारत में इसे यूआईपी के नाम से जानते हैं। यूआईपी का मतलब होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें छोटे बच्चों को और साथ ही साथ उनकी माओं को, यानी जो उनको जन्म दे रही हैं, तो जन्म देने वाली माओं को और छोटे बच्चों को जो है वो वैक्सीन दी जाती है बहुत सारे गंभीर रोगों से बचाने के लिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। भारत के सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, टीकाकरण कार्यक्रम है, जो भारत में जो है मतलब भारत में होता है ये प्रोग्राम। और इसकी शुरुआत 1978 से हुई थी। 1978 से लगातार हम लोग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को मतलब हम अपने जो माताएं हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उनके जो बच्चे हैं, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको जो है फ्री टीका लगाते हैं, जिससे कि वो बहुत सारी गंभीर रोगों से बच जाते हैं। ठीक है, बच जाते हैं। तो यूआईपी प्रोग्राम को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। भारत सरकार का ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं को निवारक बीमारियों से बचाव के लिए मुफ्त में टीका लगाया जाता है। इसके अंतर्गत जो मतलब बीमारियां या जो टीकाकरण किया जाता है या जो टीके लगाए जाते हैं, उनमें कौन कौन से शामिल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदिक का टीका लगाया जाता है, डिप्थीरिया का टीका लगाया जाता है, पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी का टीका लगाया जाता है, टेटनस का टीका लगाया जाता है, पोलियो का टीका लगाया जाता है, खसरे का टीका लगाया जाता है, हेपेटाइटिस बी का, रोटा वायरस बीमारी का टीका लगाया जाता है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस का टीका लगाया जाता है, रूबेला का टीका लगाया जाता है, और निमोनिया का टीका और न्यूमोकॉकल रोग यानी एक तरीके के निमोनिया, दूसरे टाइप का निमोनिया होता है, उसका जो है टीका लगाया जाता है। ठीक है, लगाया जाता है। रूबेला भी एक छोटा सा जो है वो बॉडी पर दानों वाली एक डिसीज होती है, जैसे मीजल्स जैसी डिसीज होती है रूबेला, तो उसका भी इसमें टीका लगाया जाता है। तो ये सारे टीके शामिल हैं भारत के यूआईपी प्रोग्राम यानी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ये टीके भारत सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लगाती है। होप मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रही होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज की क्लास में, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।